नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 15 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में हिस्ट्री का डिस्कशन होता है और हिस्ट्री के डिस्कशन के अंतर्गत आज जो टर्म है उसमें हम मौर्य काल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि आईएएस प्रेप एकेडमी पर जो हम 1 से 3 लाइव क्लास कर रहे हैं उसमें आज ही हमने मौर्य काल का डिस्कशन भी किया है। उसी पर आधारित ये प्रश्न है। जो लोग वहां पर लाइव क्लास कर रहे हैं वो इसको देखें और जो लोग यहाँ देख रहे हैं वो लाइव क्लास करें, जिससे कंप्लीट तैयारी उनकी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के देखेंगे जो आजकल की घटनाओं पर आधारित हैं और बाकी आज के मौर्य काल के जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला ही प्रश्न है कि मौर्य काल में प्रमुख धर्म कौन सा था। तो मौर्य काल में जो धर्म था, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्म थे। उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जो बिंदुसार था वो आजीवक का, और अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये तीनों धर्म उस समय महत्वपूर्ण थे। अगला जो प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा थी। गलत बात है, मेगस्थनीज ने दास प्रथा को नहीं माना है। और दूसरा है, कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज में 10 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में मानते हैं कि भारत में दास थे, लेकिन 10 प्रकार के दासों का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने 4 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो दूसरा भी गलत है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ना पहला सही है ना ही दूसरा। 4 प्रकार के दास उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा था कि दास जो होते थे वो खेती का कार्य करते थे। अगला जो प्रश्न है, कौटिल्य ने राज्य की अष्टांग विचारधारा का प्रतिपादन किया। और दूसरा है, मौर्यकालीन प्रशासन निरंकुश राज्य की अवधारणा पर आधारित था। जो ये अष्टांग विचारधारा दी है ये गलत है, ये सप्तांग विचारधारा थी और निरंकुश राज्य की अवधारणा पर यह आधारित नहीं था। ठीक है ना, ये निरंकुश नहीं था। इसमें जनता का ख्याल रखा जाता था, ऐसा नहीं कि सब कुछ राजा जैसा चाहता था वैसा कर देता था। तो दूसरा ये गलत है, पहला भी गलत है, इसलिए इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। और ये सप्तांग जो विचारधारा थी, इसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 अंग थे राज्य के। एक बार पूछा गया है कि अंतिम कौन था, तो ये मित्र था 7वें पायदान पे। और राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और सबसे अंत में ये मित्र आता था। ठीक है, राजा को सिर, अमात्य को आंख, जनपद को जंघा, दुर्ग को बांह, कोष को मुख और दंड बल सेना को मस्तिष्क और मित्र को कान की संज्ञा इसमें दी गई। ऐसी तुलना की जा सकती है। किस शासक ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि जैन धर्म की विधि है जिसमें प्राण त्यागने के लिए अन्न जल त्याग दिया जाता है। और ऐसे प्राण त्यागने वाला था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक तो बौद्ध धर्म का न्यायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जाकर जैन प्रथा से संलेखना के अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे। संथारा या संलेखना या समाधि, जैसा भी आप इसको कहिए। जब माना जाता है कि मृत्यु निकट आ गई तो इसको मानने वाले लोग अन्न जल त्याग देते हैं और धीरे धीरे शरीर इस स्थिति में आ जाता है, जर्जर हो जाता है कि वो शरीर को त्याग कर चले जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति किस मौर्य शासक के समय में हुई थी। कौन उस समय मौर्य शासक था जब पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय शासक कौन था, तो उस समय शासक था अशोक। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, ऐसा बौद्ध ग्रंथ में मिलता है कि अशोक ने निर्माण कराया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 249 ईसा पूर्व में ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कथावत्तु के रचयिता तिस्य मोगालपुत्र ने। तो कथावत्तु इनकी रचना है और तिस्य मोगालपुत्र इनका नाम है जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला जो प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था। क्या यह सही है। और दूसरा है, पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। तो पतंजलि ने ऐसा कहा है कि बेचा जाता था और पहला बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण अशोक ने दिया था। ये सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये मूर्तियां बनाने वाले शिल्पी होते थे इनको देवता कारु कहा जाता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जनसाधारण वैसे नाग पूजा करता था, लेकिन मूर्ति पूजा भी प्रचलित थी और मूर्तियों को बेचा जाता था, ऐसा पतंजलि ने कहा है। अगला जो प्रश्न है, मौर्य काल में पश्चिमी भारत में व्यापार ताम्र लिपि बंदरगाह से होता था। और दूसरा है कि मौर्य काल में पूर्वी भारत में व्यापार भृगुकच्छ बंदरगाह के द्वारा होता था। ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, पश्चिम का पूरब, पूरब का पश्चिम में लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी इसमें सही नहीं है, क्योंकि जो मौर्य काल में व्यापार आंतरिक व बाह्य दोनों होते थे
तो इसमें जो आंतरिक व्यापार होता था वो तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी और तोसली, ये सब प्रमुख थे। और इसमें जो पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार किया जाता था, तो ये पश्चिम भारत में भृगुकच्छ बंदरगाह था, और पूर्वी भारत में एक तामलिपि बंदरगाह था, तामलिप्ति, उससे किया जाता था। तो पूरब में ये तामलिप्ति याद रखिएगा और पश्चिम में भृगुकच्छ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? जो मुद्राओं का परीक्षण करता था, है ना, और ये टेस्ट करता था करेंसी का, इसको कहते थे रूप दर्शक। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते थे इसको? रूप दर्शक। तो ये ध्यान रखिएगा, रूप दर्शक ये होता था जो मुद्राओं का परीक्षण करता था। और राज्य के शीर्षक अधिकारियों को उस समय देखो 48,000 पर्ण, और सबसे निम्न अधिकारी को 60 पर्ण वेतन मिलता था। मयूर, पर्वत और चंद्र की छाप वाली उस समय आहत रजत मुद्राएं चलती थी। और पर्ण जो थी उस समय की प्रमुख मुद्रा थी, चांदी की बनी होती थी। निष्क वैसे सोने का बना होता था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पर्ण थी, देखिए बिल्कुल सही है। मासक एवं ककाड़ी, ये चांदी का सिक्का होता था। तो मासक और ककाड़ी जो होते थे चांदी के सिक्के नहीं, ये तांबे के सिक्के होते थे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि ये तो ये जो सिक्के हैं मासक और ककाड़ी, ये तांबे के होते थे। और निष्क और सुवर्ण ये सोने के होते थे। ठीक है, और मौर्यों की राजकीय मुद्रा ये पर्ण थी, ये चांदी की होती थी। और जो कासारपण, पर्ण धारण, ये जो है ये चांदी के बने होते थे। और पर्ण 3/4 तोले के बराबर होता था, चांदी का सिक्का। अगला जो प्रश्न है, मौर्य काल में क्षेत्रक कौन होते थे? क्षेत्रक, क्षेत्रक का मतलब होता था भूस्वामी, क्षेत्र का मालिक। तो जो भूस्वामी होता था उसको क्षेत्रक कहते थे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य ने क्षेत्रक शब्द भूस्वामी के लिए यूज किया है, और उपवास शब्द जो है ये काश्तकार के लिए यूज किया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर उपज का कितने प्रतिशत था? तो मौर्य काल में भूमि कर जो था वो उपज का 1/6 था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1/6, 1/6 लिया जाता था भूमि कर के रूप में। सेतु कर और वन कर ये भी होते थे, ये सिंचाई से संबंधित था, है ना। सेतु मतलब पुल होता है, लेकिन ये सिंचाई से संबंधित कर था। और ये वन, वन उपज, वन उत्पाद पर और उस पर लगता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों का वैसे उल्लेख मिलता है, कभी आपसे पूछे तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी कहलाता था क्या? राजकीय भूमि की व्यवस्था करता था, क्या कहलाता था? तो राजकीय भूमि की जो व्यवस्था देखता था, वो करता था, उसको कहते थे सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष ये होता था। भूमि पर राज्य के साथ कृषकों का भी अधिकार होता था, और राजकीय भूमि की व्यवस्था जो करता था उसको कहते थे सीता अध्यक्ष। भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई का कार्य कराया जाता था। ठीक है, इसी के साथ आप समझ सकते हैं अर्थशास्त्र में एक कृष्ट शब्द होता है यूज हुआ है, उसका मतलब होता है जुती हुई। आकृष्ट का मतलब बिना जुती हुई। और एक शब्द है स्थल, यानी ऊंची भूमि। ये अनेक भूमि है, इनका उल्लेख किया गया, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश समाप्त हो गया। ये गलत है, अशोक की मृत्यु नहीं, बृहद्रथ की जब मृत्यु हुई थी तब मौर्य वंश समाप्त हुआ था। और पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की। अब इसको बताइए सही है कि गलत है। तो पहला तो जो है वो गलत हो गया, मैंने आपको बताया कि बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य वंश का। और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के लगभग बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से मार दिया था। ये भी हमने क्लास में सब बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। 1 PM से 1 PM टू 3 PM ये हमारी क्लास का टाइम है, और हम सारे सब्जेक्ट इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से। तो आप इसको देख सकते हैं। तो बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया था। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अशोक के समय उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। अशोक के समय दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अशोक के समय अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। और अशोक के समय कलिंग प्रांत की राजधानी वैशाली थी। मैंने आपको बताया कि कलिंग की राजधानी तोसली थी। क्या थी? तोसली थी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। तो कलिंग प्रांत की राजधानी ये वैशाली थी, ये गलत है, क्योंकि कलिंग प्रांत की राजधानी ये तोसली थी। बाकी सब यहाँ पर सही दिया है। एक ध्यान रखिएगा, ये राजधानी जो प्राची प्रदेश था, मध्य प्रदेश जो था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला जो प्रश्न है, धम्मनीति की व्याख्या अशोक के 10वें शिलालेख में है, और सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा अशोक के दूसरे अभिलेख में है। क्या ये दोनों सही हैं? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। 11वें शिलालेख में धम्मनीति की व्याख्या है। अशोक का जो 11वां शिलालेख है उसमें धम्मनीति है। और जो 12वां शिलालेख है, इसी के साथ 11 के बाद 12, तो सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्र की इसमें
चर्चा की गई है। तो 11 में धम्म नीति की व्याख्या और 12 में सर्वधर्म समभाव और स्त्री महामात की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, धम्म महामातों की नियुक्ति के विषय में जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? तो धम्म महामातों की नियुक्ति के विषय में जानकारी अशोक के अशोक के पांचवें शिलालेख में, अशोक के पांचवें शिलालेख में इनकी जो जानकारी है वो मिलती है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये जो धम्म महामात हैं ये है क्या? तो ये पांचवा शिलालेख कहता है कि धम्म महामातों की नियुक्ति के बारे में जानकारी देता है और मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का भी इसमें उल्लेख करता है। धर्म से संबंधित है इसका, ठीक है ना, धर्म का मतलब धर्म, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, मेरी संतान की तरह है सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यह अशोक के किस शिलालेख में कहा गया है? तो सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यह कहा गया है अशोक के पहले ही शिलालेख में। जैसे ही पहला शिलालेख आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसमें यही लिखा है, पशु बल की निंदा करते हैं वो, और सभी मनुष्य मेरी संतान है। जो दूसरा शिलालेख है उसमें देवानाम प्रिय ने यानी कि अशोक ने मानवों और पशुओं के कल्याण के संबंध में अनेक कल्याणकारी कार्य जैसे सड़क निर्माण, कुआं निर्माण, सड़क किनारे छायादार वृक्ष स्थापित कराना, चिकित्सालय की व्यवस्था कराना, समाज कल्याण, मनुष्य व पशु चिकित्सा, इन सब के बारे में बात की है। और तीसरा जो शिलालेख है उसमें युक्त रज्जुक और प्रादेशिक राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष दौरा करने का आदेश दिया है। और सातवां जो है वो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात करता है। सातवें में सभी संप्रदायों की सहिष्णुता की बात की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा अभिलेख अशोक का है जो ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त होता है? तो ग्रीक और आरमाइक भाषाओं में जो प्राप्त होने वाला अभिलेख है वो कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर है सर एक गुना कंधार का अभिलेख। ये अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। जो शहनाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में है। ये भी मैंने बहुत फोकस्ड करके उसमें बताया था क्लास में कि शहनाजगढ़ी और मानसेहरा जो है ये खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। और ये जो सर एक गुना है कंधार का अभिलेख ये ग्रीक और आरमाइक भाषाओं में है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक की किस अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कर नीति की जानकारी मिलती है? कर नीति, टैक्स पॉलिसी की जानकारी किससे मिलती है? तो टैक्स पॉलिसी की जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो इनका अभिलेख आपको देखना होगा रुमनदेही का। रुमनदेही नेपाल की तराई में ये 2 अभिलेख हैं, उनमें से एक है रुमनदेही और दूसरा है निगलिवा। तो रुमनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था या टैक्स पॉलिसी के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के बाहर था? कौन सा क्षेत्र इसमें मौर्य साम्राज्य के बाहर था? तो अफगानिस्तान, कर्नाटक ये सब थे इसमें, काठियावाड़ थे, ये जो असम था ये बाहर था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं असम का जिक्र मिलता नहीं है अभिलेखों में, यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। असम में अशोककालीन साक्ष्यों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इससे स्पष्ट होता है कि वह मौर्य साम्राज्य से बाहर था। ऐसे ही तो हम तो जान पाते हैं, नहीं तो और हमको अब देखेंगे थोड़ी ना, कैसे देख पाएंगे। चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस 2021 का एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्यूआईपी प्रोग्राम यानी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और कल के टॉपर का नाम भी आज मुझे बताना है, जो डेली 30 वीकली टेस्ट के टॉपर हैं। वो जो प्रोग्राम है उसमें हम कंप्लीट नोट्स आपको देंगे, आपका टेस्ट लेंगे सेगमेंट वाइज, आपकी परफॉर्मेंस बताएंगे, सारी क्लासेस आपको देंगे, करंट अफेयर आपका कराएंगे, और बहुत ही कम पैसे में उसकी जानकारी चाहिए तो 6307281212 पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपको वहां से भी सूचना मिल जाए और कोई भी कोर्स आप वहां से ज्वाइन कर पाए। अविद्या योजना का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसी योजना जिसमें सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कराने का लक्ष्य रखा है, और इस योजना में जो कोई भी एग्जाम है जो प्रदेश के युवा वर्ग या जो छात्र देते हैं उसकी कोचिंग सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। और ये जो तिथि है ये 15 फरवरी, आज ही के दिन इसका उद्घाटन हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा 15 फरवरी 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 नए सांसद आदर्श गांव चुने हैं?
तो दो नए सांसद आदर्श गांव हैं, परमपुर और बरियारपुर। कौन है? परमपुर और बरियारपुर। जयापुर और नागेशपुर ये पहले, ककरियाडीह और डुमरी ये सब पहले चुने जा चुके हैं। वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री सांसद हैं, और सांसद आदर्श ग्राम के तहत उन्होंने जो ये गांव चुने हैं उसमें अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जयापुर, नागेपुर, ककरिया और डुमरी इनका चयन हो चुका है, लेकिन अभी हाल में नहीं हुआ है, ये पहले हो चुका है। 11 अक्टूबर 2014 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम का जो कार्यक्रम है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन होता है 11 अक्टूबर को, उसके अवसर पर किया था। अगला प्रश्न, अर्जुन मार्क 1A क्या है? अर्जुन मार्क 1A एक टैंक है, और ये जो टैंक है ये भारतीय सेना को अभी हमारे प्रधानमंत्री ने सौंपा है। अत्याधुनिक क्षमता से यह लैस है। इसकी डिजाइनिंग से लेकर डेवलपमेंट का कार्य सब कुछ हमारे देश में हुआ है। डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, और इसका ये जो नाम है वो अर्जुन मार्क 1A है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी ये वाहन अनुसंधान एवं विकास इकाई है, CVRD, इसने क्या किया है? इसका निर्माण किया है, इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया? भारतीय कुश्ती महासंघ, तो ये जो WFI है, तो इसने अभी बाहर किया है किसको? सुशील कुमार और साक्षी मलिक को, इनको बाहर कर दिया है। ये सुशील कुमार 74 किलोग्राम वर्ग के हैं। 2016 में 74 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम वर्ग में भारतीय कुश्ती महासंघ मतलब ये है, और इन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के वार्षिक अनुबंध से इनको दोनों लोगों को बाहर कर दिया गया। तो सुशील कुमार और ये साक्षी मलिक, दोनों का नाम एस से है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जेंट्स है एक लेडीज है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, TOI 451 या G टाइप स्टार क्या है? तो TOI 451 ये जो है ये ग्रहों के नाम है। क्या है? ग्रहों के नाम है, ध्यान रखिएगा। और खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अभी सुदूर अंतरिक्ष में 3 ग्रहों का पता लगाया जो पृथ्वी से बड़े हैं और सूर्य जैसे तारों का चक्कर लगाते हैं। इन्हीं को G टाइप स्टार कहा जाता है, और इसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों को TOI 451 सिस्टम 451 सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरंग गांव जिसे हाल ही में पर्यटन गांव टूरिस्ट विलेज का दर्जा दिया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कश्मीर के बारामूला जिले में। कश्मीर में आप जाएंगे तो बारामूला जिला पड़ता है, वहां पर ये दरंग गांव है जिसको अभी टूरिस्ट विलेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? और महिला अध्यक्ष नहीं, पहली भारतीय अध्यक्ष ही है। भारतीय कौन है जो बनी है? इनका नाम है रश्मि सावंत। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्षा ये चुनी गई हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कर्नाटक की हैं ये रश्मि सावंत, और इस पद को पाने वाली पहली भारतीय महिला और भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष है ये, है ना? मतलब ये पहला पद है जो भारत को मिला है, चाहे वो महिला के रूप में या पुरुष के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोगैंग त्सो झील या पोगैंग त्सो झील, जो भी इसको कहें, तो पोगैंग त्सो झील किस प्रकार की झील है? पोगैंग त्सो झील के बारे में आपको पता है या नहीं पता है? आप जान लीजिए कि भारत और चीन के बीच में जो ये सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो इसमें सेना को हटाने की जब बात हो रही थी, तो इसी झील को एक बॉर्डर मान के यहाँ से सेना को हटाने की बात हुई। तो ये एक खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थिति है, ये ध्यान रखिएगा कि ये झील जो है वो तिब्बत में स्थित है। लद्दाखी भाषा में पेंगोंग का अर्थ है समीपता, और तिब्बती भाषा में तुसो का अर्थ है झील। तो पोगोंग तुसो लद्दाख हिमालय में, ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख हिमालय में, ये ध्यान रखिएगा, लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। लंबी है, सक्रिय है, गहरी है, इंडोर्फिक यानी लैंड लॉक झील है, लैंड लॉक है, और खारे पानी की झील है। शीत ऋतु में ये जम जाती है, और यह आइस स्केटिंग और पोलो के लिए एक बहुत ही उत्तम स्थान है। इसका इंपॉर्टेंस ये भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2021 में पुलवामा आतंकी हमले की कौन सी वर्षी मनाई जा रही है? तो ये पुलवामा आतंकी जो हमला हुआ था ये 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी 2019 को हुआ था। तो 20 में पहली बनाई गई, 21 में दूसरी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 में हुआ था, बात समझ में आ गई ना? तो पहली वर्षी 20 में मनाई गई और दूसरी मनाई जा रही है 21 में, 14 फरवरी 2019 को। 22 वर्षीय एक आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने विस्फोटक से भरे वाहन को बस में घुसा दिया था। 78 बसें थी CRPF काफिले में, जिसमें लगभग 2500 सैनिक जम्मू कश्मीर श्रीनगर जा रहे थे।
अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम टॉपर की लिए डिस्कस करेंगे जिन्होंने कल के एग्जाम में टॉप किया है डेली 30 में। हाल ही में बांस के निर्मित फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बनाया गया है बांस से इसको, और इसको जो इसका उद्घाटन किया गया है, इसको कहाँ बनाया गया, यही आपको बताना है। तो ये असम में। कहाँ पर? असम में। वहाँ के मंत्री हैं गुवाहाटी में, खानपारा में, वहाँ के राज्य मंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने ये फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है और इस ब्रिज को बांस से बनाया गया है, ये इसकी खासियत है। फुट ओवरब्रिज को बांस से बनाया गया है। तो ये आज के डेली 30 रहा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं या बता देते हैं, घोषित कर देते हैं उन टॉपर्स के नाम जिन्होंने टॉप किया है कल के टेस्ट में। पहला जो नाम है वो इस बार देखिए चेंज होकर आया है, ये है नाज खान। पहली रैंक है, 89 मार्क्स इनके आए हैं, 68 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए, 67 सही है, केवल एक इनकरेक्ट है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई नाज खान, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। नेहा द्विवेदी दूसरी टॉपर हैं, और नेहा द्विवेदी ये लगातार दूसरी बार टॉप कर रही हैं और ये प्राइज लेके रहेंगी, मुझे ये लग रहा है। अगर तीसरी बार हो तो नेहा द्विवेदी जी मुझे मैसेज करके बताएं 6307281212 पर, ये यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करिए और हमको बता दीजिए कि आपने दूसरी बार टॉप किया है कि तीसरी बार टॉप किया है, जिससे आपको जो आपका प्राइज है वो मिल जाए। कोर्स में हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, या फिर अगर उतने का ही कोर्स होगा तो वो दे देंगे। तो नाज खान पहली, नेहा द्विवेदी दूसरी, और प्रियंका चतुर्वेदी और अरविंद कुमार तिवारी, ये प्रियंका भी बहुत मेहनत कर रही है, तो ये तीसरा इनका स्थान आया है। रिंकी का चौथा स्थान है 84 मार्क्स के साथ। गौरव जैन और गौतम कुमार का ये पांचवा स्थान है 82 मार्क्स के साथ, दोनों लोग पांचवें पे हैं। रश्मि गुप्ता छठे स्थान पे है, अलका सातवें स्थान पे, राजू चौहान ये आठवें स्थान पर, और रश्मि त्रिपाठी 9वें स्थान पर, और ये है श्रीकांत, ये 10वें स्थान पर है। श्रीकांत कितने स्थान पे हैं? 10वें स्थान पर। ये मेरी आईडी से जो भी टेस्ट दिया हो उसका भी 11वां स्थान आया है। प्रिया सिंह का भी 11वां है, विभा पांडे का फिर 12वां है। ऐसे ही एंड सो ऑन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं। ठीक है, और उनका नाम मैं इसलिए नहीं दिखाता हूं कि वो कोशिश करें आगे बढ़ने की, आगे बढ़ के वो लोग अपना स्थान सुनिश्चित करें अगर उनको नाम यहाँ पर लाना है ना। लोग कहते हैं पूरी लिस्ट दिखाएं, मैं क्यों दिखाऊं पूरी लिस्ट? मैं टॉप 10 को दिखाऊंगा। अगर आपको नाम लिस्ट में यहाँ पे नाम लाना है तो आप मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच। 1 से 3 लाइव क्लास में आप इन्वाइटेड हैं, वहाँ पे आप आइए, और मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप वहाँ पे पढ़िए। ठीक है, और अपने एग्जाम्स के लिए आप डेडिकेटेड रहिए, खूब अच्छे से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।